हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में, जहां पे हम बात करते हैं हमारे जो डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत बच्चे हैं उनको पढ़ाने की। और ये हम द्वितीय वर्ष के कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा जो सेकेंड ईयर का फर्स्ट थ्योरी पेपर है एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि उभरते भारतीय समाज में शिक्षा और विद्यालय प्रशासन, जो कि आपका पेपर नंबर 7 है। और इसमें हम लोगों ने अभी तक यूनिट फर्स्ट कवर कर लिया है, जो कि शिक्षा के बारे में था। प्रकृति और उसकी एजेंसियां थी, जो कि हम लोगों ने बखूबी उस टॉपिक को वीडियोज़ में कवर किया है। अगर अभी तक आप लोगों ने ये सारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं, लगभग आपके 6 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, जिसको आप जा कर के इस चैनल पर विजिट करते हुए देख सकते हैं। और सभी आपके सिलेबस के अनुसार ही आपको कवर कराए जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे यूनिट सेकंड की, जो कि आपका फर्स्ट जो आपका है सब यूनिट, जिसमें आपके दर्शन शास्त्र के बारे में कहा गया। तो जिसमें हम लोग आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारिकता और मानवतावाद, इन सभी को हम लोगों ने विस्तार पूर्वक पढ़ा। वहीं पे अब हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक दार्शनिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा टॉपिक होगा 2.2 सब यूनिट का। और इसमें हम सब गांधी जी के बारे में, अरबिंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, जॉन डीवी, लॉक, पियाजे, रूसो और मारिया मॉन्टेसरी, इन सभी को हम यहाँ पे विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं और इसको पढ़ते हैं। साथ ही हम इन सभी टॉपिक को जल्द से जल्द कवर करेंगे, ताकि हम लोगों का सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट भी हो सके। तो सबसे पहले जो कि हम अपने वीडियोज़ में बात करते हैं कि इन सभी टॉपिक्स पर हमारे एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे बन करके आते हैं। जो भी टॉपिक हम लेते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन के आएंगे, इसका हम ज़रूर यहाँ पे जिक्र करते हैं। तो हम यहाँ पे अपने इस टॉपिक से लेकर के देखेंगे कि यहाँ पे एग्ज़ाम में कैसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा गांधी, अरबिंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर और विवेकानंद के शैक्षिक दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। या फिर इसी टॉपिक को घुमा करके भी पूछा जा सकता है, जैसे कि गांधी, अरबिंदो, टैगोर और विवेकानंद के शैक्षिक दृष्टिकोणों में समानताओं और विभिन्नताओं का उल्लेख कीजिए। या फिर इसी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में गांधी, अरबिंदो, टैगोर और विवेकानंद के विचारों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। तो फिर आप देख सकते हैं कि ये 3 प्रकार से घुमा फिरा करके आपके क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको उसमें आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल भी सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं इन सभी के बारे में, और यहाँ पे हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। इनका हम यहाँ पे विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत के जो महान चिंतक, समाज सुधारक और शिक्षाविद महात्मा गांधी हैं, या अरबिंदो घोष हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, या स्वामी विवेकानंद ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को नया आयाम देने के लिए अपने मौलिक विचार उन्होंने प्रस्तुत किया है। इन विचारों को मनीषियों ने शिक्षा को केवल बौद्धिक विकास तक नहीं सीमित रखा है, बल्कि इसको मानव जीवन के संपूर्ण विकास से इसको संबोधित किया भी है, और उससे रिलेट करके ही इसकी व्याख्या भी की है। इन्होंने शिक्षा को नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक रूप से देखा है, और इसे भारतीय समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ही ढालने का इसका प्रयास भी किया है। इनकी जो शैक्षिक दृष्टिकोण था, या कह लीजिए इनके देखने का जो नज़रिया था, उसमें अनेक समानताएं और विभिन्नताएं थीं, लेकिन फिर भी इन्होंने अंतिम लक्ष्य तक इसको आत्मनिर्भर, चरित्रवान, नैतिक और राष्ट्र प्रेमी नागरिकों का इसमें निर्माण करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी इनके जो विचार हैं वो अत्यंत प्रासंगिक हैं, क्योंकि उसमें भी इनके विचार देखने को मिलते हैं। इससे केवल हमें जानकारी नहीं प्राप्त होती है, बल्कि ये एक माध्यम बनता है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण होता है, साथ ही समाज सेवा और उसमें आत्मज्ञान की साधना भी बनती है।
अब हम बात करेंगे महात्मा गांधी, अरबिंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर और विवेकानंद के क्या शैक्षिक दृष्टिकोण थे, इसके बारे में। तो सबसे पहले हम महात्मा गांधी के शैक्षिक दृष्टिकोण देखते हैं। तो महात्मा गांधी जी जो थे वो शिक्षा को जीवन के साथ जोड़ने पर ज़्यादा बल देते थे और उनका ये भी मानना था कि शिक्षा केवल पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने और नैतिक रूप से उसको सशक्त बनाता है। उन्होंने बुनियादी शिक्षा जिसमें आपके नैतिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, इसकी एक अवधारणा प्रस्तुत की जिसको नई तालीम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नई तालीम के नाम से। और गांधी जी का मानना ये भी था कि शिक्षा व्यावसायिक और उत्पादकता उसमें होनी चाहिए, जिससे व्यक्ति आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बन सके, वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके और अपना जीवन यापन कर सके। उन्होंने शारीरिक श्रम को शिक्षा के केंद्र में रखा और ये भी कहा कि विद्यार्थी अपने हाथों से काम करके अगर सीखें, लर्निंग बाय डूइंग करें, जिससे उनमें आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता की भी भावना विकसित हो सके। उनके अनुसार पुस्तक केंद्रित शिक्षा से विद्यार्थी केवल सूचनाएं इकट्ठा करते हैं, लेकिन व्यवहारिक जो शिक्षा है वो उनके जीवन में कहीं ना कहीं अपूर्ण हो जाती है। तो उसका निर्माण करने के लिए उनमें व्यवहारिक शिक्षा लाना भी जरूरी है। गांधी जी ने ये भी कहा कि नैतिक जो शिक्षा है वो सत्य, अहिंसा और उसको सेवा से जोड़ना चाहिए। वे मानते थे कि केवल डिग्री प्राप्त कर लेना ही शिक्षा का कोई साधन नहीं है, बल्कि यह समाज में नैतिक मूल्यों को स्थापित करने का भी माध्यम बनाता है। उन्होंने मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने पर ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि जब बच्चे अपने परिवेश से आते हैं, जिस भी वातावरण से आते हैं, जिस घर से आते हैं, वहाँ पर वो अपनी मातृभाषा में ही सारी चीज़ें सीख करके आते हैं। तो उन्होंने मातृभाषा पे ज़्यादा जोर दिया, जो कि आज के समय में भी आप लोग जानते हैं कि बच्चों को जब कोई चीज़ सिखाया जाता है तो वो उनकी मातृभाषा में ही सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि वो मातृभाषा में जब होता है तो वो उस पर उनकी पकड़ जो होती है काफ़ी तेज़ी से होती है, उसको बहुत जल्दी वो सीख जाते हैं। और अंग्रेजी जो प्रणाली होती है इसकी गांधी जी ने आलोचना भी की, जो कि भारतीय संस्कृति से कट करके केवल नौकरशाही की सेवा के लिए ही तैयार कर रही थी। क्योंकि आप जानते हैं जब उन्हें मातृभाषा में शिक्षा दी जा रही थी तो बच्चे जल्दी सीख जा रहे थे, लेकिन जब अंग्रेजी प्रणाली लागू कर दिया जा रहा था तो वही बच्चे उस चीज़ को अच्छे से सीख नहीं पा रहे थे और ज्ञान की कमी के कारण वो बाद में चल करके किसी की गुलामी या नौकरबाजी ही करते थे। उनका शिक्षा दर्शन इस बात पर भी आधारित था कि विद्यार्थी केवल अपने व्यक्तिगत हितों के लिए नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए भी शिक्षा ग्रहण करे। केवल वो अपने लिए ही शिक्षा न ग्रहण करे बल्कि समाज को भी सुधारने के लिए उसके अंदर शिक्षा होना जरूरी है और उसमें एक आध्यात्मिकता का भी स्थान होना जरूरी होता है, जिससे जो विद्यार्थी है उसका जो जीवन है वो आदर्शपूर्ण बन सके, सद्गुणी बन सके, संयमी बन सके और व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो निखर कर बाहर आए। और गांधी जी ने ये भी कहा कि इसमें शिक्षा प्रणाली जो है वो समाज सुधार लाने में मदद करेगा, बच्चों को या व्यक्तियों को स्वावलंबन बनाने में, श्रम करने में या नैतिकता के जो प्रमुख तत्व हैं ये सभी सीखने में व्यक्तियों के मदद मिलेगी और उनका संपूर्ण विकास भी होगा। अब हम बात करेंगे, ये तो था हमारे महात्मा गांधी जी का विचार, जो कि वो लर्निंग बाय डूइंग करके सिखाना चाहते थे और उनकी ही मातृभाषा में सिखाना चाहते थे। अब हम बात करेंगे अरबिंदो घोष का शैक्षिक दृष्टिकोण के बारे में। तो अरबिंदो जी क्या कहते हैं? अरबिंदो जी कहते हैं कि शिक्षा संबंधी जो दृष्टिकोण होता है वो अत्यंत आध्यात्मिक और दार्शनिक होता है। वे मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल बुद्धि का नहीं होता है बल्कि व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व का उत्थान करना होता है। उन्होंने समग्र शिक्षा का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक और नैतिक विकास पर भी इन्होंने बल दिया। और इनके अनुसार अगर हम बात करें तो शिक्षा व्यक्ति को उसकी आत्मा के निकट ले जाने का एक साधन माना जाने लगा, जिससे वो आत्मबोध हो सकें और दिव्यता की ओर अग्रसर हो सकें। यानी कि उन्हें उनकी आत्मा से परिचय कराना ये अरबिंदो घोष का सिद्धांत था।
उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली में ध्यान देना, योग और आत्म साक्षरता को विशेष स्थान दिया है, जिससे विद्यार्थी न केवल बाहरी ज्ञान प्राप्त कर सकें बल्कि वो अपने आंतरिक प्रेरणा को भी जगा सकें और अपने आत्मविश्वास को भी वो पा सकें। अरबिंदो घोष का मानना ये भी था कि शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं देना होता है, बल्कि विद्यार्थी को उसकी अद्वितीय संभावनाओं का जो बोध है वो कराना जरूरी है। वे पश्चिमी शिक्षा प्रणाली की भौतिकवादी प्रवृत्तियों की आलोचना करते थे और भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता एवं योग के साथ में शिक्षा को जोड़ने पर वो बल देते थे। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति में अनंत शक्ति होती है और शिक्षा का कार्य उसे जागृत करता है। उन्होंने स्वतंत्र चिंतन, अनुशासनात्मक और स्वाध्याय को शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग माना इसमें। और अरबिंदो की शिक्षा प्रणाली में ध्यान, आत्मानुभूति, संस्कृति, भाषा और सृजनात्मकता की इसमें प्रमुखता थी। साथ ही वे मातृभाषा में शिक्षा के समर्थक भी थे। उन्होंने भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा के प्रचार प्रसार पर भी ज़्यादा बल दिया था। उनके अनुसार शिक्षा केवल जानकारी देने का ही माध्यम नहीं था, बल्कि व्यक्ति को आत्म विकास करने और मानवता के उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन के रूप में वो प्रस्तुत कर रहे थे। अब हम बात करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की। इनका दृष्टिकोण कैसा था शैक्षिक दर्शन में? तो शैक्षिक दर्शन में अगर हम अरबिंदो जी की बात करें तो उन्होंने मतलब ये कह लीजिए योग साधना या आत्म अनुभूति जो होता है उस पे ज़्यादा ध्यान दिया। और हमारे जो महात्मा गांधी जी थे वो मातृभाषा को बढ़ावा देने में अग्रसर थे। बाकी हम बात करेंगे अब रविन्द्रनाथ टैगोर की। इनका शैक्षिक दृष्टिकोण कैसा था? तो ये जो थे ये दर्शन शिक्षा दर्शन में इन्होंने प्रकृति, कला और स्वतंत्रता पर ज़्यादा ध्यान दिया था। वे शिक्षा को एक रचनात्मक और आनंददायक मानते थे और बालक को उसमें सीखने के पूरे पूरे अवसर भी देते थे। उन्होंने शिक्षा को बंधन से मुक्त और अनुशासन की कठोरता से मुक्त करना चाहा। उसे सहज, स्वतंत्र और रचनात्मक बनाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया। उन्होंने शांति निकेतनम और विश्व भारती विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी, जहाँ पे शिक्षा को प्रकृति के निकट और भारतीय संस्कृति से जोड़कर वहाँ पे शिक्षा दिया जाता था। टैगोर जी का मानना ये भी था कि शिक्षा केवल पाठ्यक्रम तक ही सीमित न रहे, बल्कि ये साहित्य कला में, संगीत में और नाटक में, इन सभी के माध्यम से जो व्यक्ति होता है उसके व्यक्तित्व का यहाँ पे विकास करने पर ज़्यादा जोर दिया जाए। उनका शिक्षा दर्शन जो था वो मानवीयता, स्वतंत्रता और आत्म अनुशासन पर आधारित था। वे शिक्षा को एक स्वतंत्र प्रक्रिया मानते थे जिसमें विद्यार्थियों को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर मिलता था। वे पश्चिमी शिक्षा प्रणाली की अनुकरणवादी प्रवृत्ति का आलोचना भी करते थे और भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक सृजनात्मक और स्वाभाविक बनाने का भी पक्ष लेते थे। उन्होंने मातृभाषा में शिक्षा देने पर भी जोर दिया और विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आलोचनात्मक चिंतन और सृजनशीलता विकसित करने की भी बात कही। उनके अनुसार शिक्षा केवल परीक्षा पास करने या नौकरी पाने का साधन नहीं था, बल्कि ये एक आनंददायक यात्रा होनी चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने क्या कहा कि जो भी शिक्षा व्यक्ति या बालक ग्रहण करे उसको आनंद के साथ में ग्रहण करे, वास्तविक स्वरूप को पहचाने, साथ ही वो उसके वास्तविक जीवन में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं उससे रिलेट करके अगर वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो वो अस्थायी हो जाता है, वो कभी भी हटेगा नहीं और इससे बच्चा जो है वो विकास करने में कहीं ना कहीं सक्षम हो पाएगा। नेक्स्ट हमारा जो शैक्षिक दर्शन दृष्टिकोण में आते हैं वो है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी का मानना ये था कि शिक्षा संबंधी जो इनका दृष्टिकोण था वो व्यवहारिक रूप से था, आध्यात्मिक रूप से था और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत था, यानी कि राष्ट्रीय भावनाओं से ये प्रेरित था। वे शिक्षा को आत्मज्ञान, शक्ति और आत्मनिर्भरता का साधन मानते थे।
उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं था, बल्कि आत्मबल प्रदान करना, चरित्र निर्माण करना और राष्ट्र निर्माण करना था। वे कहते थे कि शिक्षा वह है जो हमें अपने पैरों पर खड़ा कर सके, यानी कि हमें आत्मनिर्भर बनाया जा सके और हमारे द्वारा ही समाज का उत्थान हो, साथ ही हमारे देश का भी नाम रोशन हो। उन्होंने भारतीय युवाओं को शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और कर्मठ बनाने के लिए शिक्षा को एक सशक्त रूप से, या कह लीजिए कि सशक्त माध्यम में उसको एक देखा। और स्वामी विवेकानंद का मानना ये भी था कि शिक्षा को भारतीय संस्कृति, वेदांत और धर्म से जोड़कर देखा भी जाना चाहिए। उन्होंने भारतीयों को उनके गौरवशाली अतीत का भी बोध कराया, जो कि हमारे हिस्ट्री पार्ट में आप देखते हैं कि उसमें काफ़ी ऐसे हमारे जो भारतीय महापुरुषों में हैं जो कि काफ़ी लड़ाइयाँ लड़े और उनका जो एक गौरवशाली प्रतिमा रहा है उसके बारे में भी बताया उन्होंने। उनका जो चरित्र कैसा था, उनके चरित्र के बारे में भी इन्होंने बताया। यानी कि इनकी कुल मिलाकर के इन्होंने हिस्ट्री के पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया है। आत्मगौरव, आत्मनिर्भरता की ओर भी इन्होंने प्रेरित किया व्यक्ति को। वे शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान तक नहीं सीमित रखते थे, बल्कि इसे जीवन के हर पहलू से जोड़ने पर ये जोर देते थे। उन्होंने अपने गुरु शिष्य परंपरा को महत्व ज़्यादा दिया है और कहा है कि शिक्षा सबसे बड़ा उद्देश्य है और व्यक्ति के भीतर छिपी हुई शक्ति को ये जागृत कर देता है। वे आधुनिक विज्ञान और तकनीक को भी शिक्षा में आवश्यक मानते थे, लेकिन इसे केवल भौतिक प्रगति तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे। इन महान शिक्षाविदों के शैक्षिक दर्शन को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अपनाना न केवल आवश्यक होता है, बल्कि यह भारतीय शिक्षा को भी अधिक प्रभावी, व्यवहारिक और नैतिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी उठाया जाता है। और वर्तमान में शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को परीक्षा में केवल अंक लाना नहीं होता है, उन्हें एक अच्छी नौकरी दिलाने तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि उनके जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं वो भी इससे प्रभावित होते हैं। उनमें नैतिकता आती है, उनमें सृजनात्मकता आती है, आत्मनिर्भरता आती है और समाज सेवा जैसे मूल्य भी उनमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें कहीं इन चीज़ों में थोड़ा सा भी अगर लापरवाही हुआ, अगर ये चीज़ें नहीं विकसित हो पा रही हैं, तो फिर इनमें कमी भी देखने को मिलती है, जिससे विद्यार्थी न केवल एक प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में उलझे रहता है, बल्कि उनका समग्र विकास भी नहीं हो पाता है। गांधी, अरबिंदो, टैगोर और विवेकानंद के इस विचार स्थिति में अत्यंत प्रासंगिक ये भी है क्योंकि इन्होंने शिक्षा को केवल ज्ञान अर्जन का साधन नहीं बताया है, बल्कि इसको ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा है जहां पर समाज और राष्ट्र दोनों का उत्थान हो। अब हम बात करेंगे आधुनिक शिक्षा प्रणाली में गांधी, अरबिंदो, टैगोर और विवेकानंद के विचारों की प्रासंगिकता के बारे में। अगर आप लोगों को ऊपर से चारों लोगों का नहीं समझ में आया है, गांधी जी, अरविंद जी और उसके बाद टैगोर जी, विवेकानंद जी के शैक्षिक दर्शन में, तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर से समझा दिया जाएगा। बाकी आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। एक बार आपको अच्छे से वीडियो वॉच करने की ज़रूरत है बस। और आपको अगर पीडीएफ लेना है इसका, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी टेलीग्राम चैनल, स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी यूट्यूब चैनल से जुड़ना है और यहाँ से आप वीडियोज और पीडीएफ दोनों प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक ही है। तो चलिए प्रासंगिकता के बारे में हम देखते हैं। गांधी जी के शैक्षिक दृष्टिकोण की आधुनिक शिक्षा में प्रासंगिकता किस प्रकार है। महात्मा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत नई तालीम की अवधारणा आज के समय में सबसे अत्यधिक प्रासंगिकता में है, विशेषकर व्यावसायिक और जो कौशल आधारित शिक्षा के क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। उन्होंने जिस तरह से शिक्षा को श्रम, स्वावलंबन और समाज सेवा से जोड़ा है, वह आज की शिक्षा प्रणाली में शामिल किए जाने की भी इसमें आवश्यकता है। भारत में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली, कौशल विकास को बढ़ावा देने की भी ज़रूरत है। जैसा कि आपकी जो सरकार है वो तो बिल्कुल भी रोजगार देने के मूड में तो है नहीं, तो आप लोग महात्मा गांधी के दिए गए इस नई तालीम के अनुसार आप नए नए
कौशल सीख सकते हैं और यहाँ से आप व्यवसाय बढ़ा सकते हैं और रोजगार परक बन सकते हैं। बाकी इस सरकार की बात है, सरकार वैसे भी किसी भी प्रकार का कोई रोजगार देने के मूड में है नहीं, ताकि विद्यार्थी केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक ही सीमित ना रहें, बल्कि वे अपने जीवन यापन के लिए व्यवहारिक जो कुशलताएं हैं उसमें भी वो दक्ष हों और उससे भी वो लैस हों। गांधी जी के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए, उसे केवल नौकरी की ओर न ढकेले, बल्कि वह स्वयं रोजगार सृजन में सक्षम हो। गांधी जी की अहिंसा, सत्य और नैतिकता पर आधारित शिक्षा प्रणाली आज के समय में सबसे आवश्यक हो गई है, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस प्रकार से समाज में बढ़ते अपराध और अनैतिकता की गतिविधियां आपको हर रोज़ देखने को मिल रही हैं। वहां पर मानवता को स्थापित करने में अगर ऐसी शिक्षा नीति अपनाई जा रही है तो उससे समाज का भी कल्याण होगा और हमारे देश का भी कल्याण होगा और समाज में आपको सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिलेंगे। बाकी हम बात करेंगे अब अरबिंदो घोष के शिक्षा दर्शन की प्रासंगिकता के बारे में। तो आज की जो शिक्षा प्रणाली है इसमें अरबिंदो घोष जो हैं वो समग्र शिक्षा की अवधारणा को यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान में शिक्षा केवल बौद्धिक और तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने तक नहीं रह गई है, बल्कि इनका कहना ये है कि विद्यार्थी जो है वो मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से असंतुलित हो जाते हैं कभी कभी। तो ऐसे में ये कहते हैं कि शिक्षा केवल बुद्धि को ही तेज नहीं करता है, बल्कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। यहाँ पे उसके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक सभी पहलुओं को यहाँ पे शामिल किया जाता है और सभी का विकास किया जाता है। इसके साथ साथ आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अगर हम योग, ध्यान, आत्मबोध और नैतिकता पर ध्यान दे दें तो इससे विद्यार्थियों में आंतरिक प्रेरणा भी जागृत करने का अवसर मिलेगा। और अरबिंदो की शिक्षा प्रणाली में स्वतंत्र चिंतन और आत्मानुशासन को भी यहाँ पे महत्वपूर्ण माना गया है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से सोचने और नवाचार को पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, जिससे उनकी जो रचनात्मकता है वो कहीं ना kहीं सीमित हो जाती है, जिससे शिक्षा प्रणाली में आप देखते हैं कि आत्मानुशासन, स्वाध्याय और अनुसंधान पर अगर जोर दिया जा रहा है तो विद्यार्थी को केवल रट्टा प्रणाली से मुक्त करके उन्हें बौद्धिक रूप से सशक्त हम बना सकते हैं। ये थी हमारे अरबिंदो घोष की प्रासंगिकता। अब हम बात कर रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा प्रणाली की प्रासंगिकता। आधुनिक रूप में इसे कैसे उपयोग किया जा रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम कहेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर की जो शिक्षा प्रणाली थी वो आज के समय में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक बना रही है, आज के समय आप देख रहे हैं कि कंपटीशन कितना बढ़ गया है। तो ऐसे में बच्चों के अंदर अगर उनकी प्रकृति है या फिर उनकी रचनात्मकता है और उससे दूर कर दिया जाए तो फिर वो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कंपटीशन लेवल में नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे में उनकी रचनात्मकता पर हमें जोर देना है और इनके शिक्षा में ये बताया गया है कि केवल पाठ्यक्रम और परीक्षा तक सीमित नहीं इसको रखना है, बल्कि बच्चे को स्वतंत्र और आनंददायक शिक्षा प्रणाली प्रस्तुत करना है उसके सामने, ताकि वो बच्चा वास्तविक जीवन के सभी आनंद उठाते हुए शिक्षा ग्रहण कर सके। टैगोर ने ये भी कहा है कि शिक्षा को प्रकृति के साथ जोड़िए, और आज के समय में जब डिजिटल शिक्षा प्रणाली या ऑनलाइन लर्निंग का प्रभाव बढ़ रहा है तो वहीं पे विद्यार्थी के जीवन में अनुभव से जोड़ने पर कहीं ना कहीं समस्याएं में बढ़ती जा रही हैं और बच्चा वास्तविक जीवन से उस चीज़ को नहीं जोड़ पा रहा है, जहाँ पे बच्चों को समझने में कहीं ना कहीं परेशानी हो भी रही है। टैगोर जी ये भी कहते हैं कि कला, संगीत, साहित्य और सृजनात्मकता गतिविधियों की शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने पर भी जोर दिया गया। वर्तमान समय में जब विद्यार्थियों पर परीक्षा और कैरियर की अत्यधिक दबाव डाला जा रहा है, तब शिक्षा में सृजनात्मकता, कला और मानवीय संवेदनाओं को पुनः स्थापित करने की यहाँ पे आवश्यकता है, क्योंकि विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार सीखने की स्वतंत्रता दिया जाना चाहिए। उन्हें कला और संगीत से भी उन्हें जोड़ा जाना चाहिए, ताकि जो उनका मानसिक संतुलन है वो बना रहे और रचनात्मक तरीके से एक्टिव रूप से वो कुछ भी सीखने का अवसर प्राप्त कर सकें। इसी के साथ में हमारे ये टैगोर जी का
जो प्रासंगिक है दृष्टिकोण वो समाप्त होता है। अब हम स्वामी विवेकानंद जी की बात करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि शिक्षा दर्शन जो है वो आज के समय में भारतीय युवाओं के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। उनका मानना ये भी था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भर, शक्तिशाली और चरित्रवान नागरिकों का निर्माण करना भी इसमें होता है। वर्तमान में शिक्षा प्रणाली को अत्यधिक व्यवहारिक, नैतिक और राष्ट्रवादी बनाने की आवश्यकता है, ताकि विद्यार्थी केवल स्वयं के लाभ तक ही सीमित न रहे, बल्कि वो राष्ट्र के हित में भी अपना योगदान दे। विवेकानंद जी के अनुसार आप जानते हैं कि किताबी ज्ञान तक बच्चों को नहीं रखना है, बल्कि उनको वास्तविक जो चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, उनसे निपटने के लिए भी उन्हें प्रेरित करना है और उनके अंदर ऐसी ऊर्जा जागृत करना है जिससे वे उन सभी का सामना कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें और किसी भी चीज़ का वो नेतृत्व कर सकें। नेतृत्व करने की क्षमता भी उनके अंदर विकसित किया जाना चाहिए। विवेकानंद जी कहते हैं शिक्षा वह है जो हमें अपने पैरों पे खड़ा कर सके। वर्तमान समय में अत्यंत प्रासंगिक भी है, जो भारतीय युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और अपनी संभावनाओं को पहचान करने में ये आवश्यक भी है। इनकी शिक्षा प्रणाली में हम बात करेंगे तो आध्यात्मिकता को यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वर्तमान में जब हम युवा तनाव, अवसाद और अनिश्चितता का शिकार हो रहे हैं, तब शिक्षा में ध्यान, योग और मानसिक संतुलन बनाए रखने की भी आवश्यकता है। यहाँ पे अगर हम इन सब पे ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर नकारात्मक सारी चीज़ें जन्म लेंगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे गांधी, अरबिंदो, टैगोर और विवेकानंद के शैक्षिक दृष्टिकोणों में समानता और भिन्नता के बारे में। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि शिक्षा में नैतिक मूल्यों की स्थापना कैसे की जाए। तो महात्मा गांधी जी ने शिक्षा को नैतिकता और आत्मसंयम से जोड़ रखा है। इसको आज के दौर में जब भौतिकता और उपभोगवाद चरम पर है, तो वहीं पे विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण और नैतिक शिक्षा को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक भी हो गया है। आप लोग देख रहे हैं कि इस टाइम पे कैसे लोग ऑनलाइन, इंटरनेट, एआई की तरफ भागे जा रहे हैं। वो कहीं भी उनके अंदर नैतिक गुणों का समावेशन नहीं हो पाता है। अगर शिक्षा केवल तथ्यों और तकनीकी ज्ञान तक सीमित रह जाए और उसमें नैतिकता का अभाव हो जाए, तो समाज में भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता और आत्म केंद्रित सोच जन्म देगा। गांधी जी के विचारों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान का अर्जन नहीं, बल्कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना होता है, जिसमें सत्य, अहिंसा, करुणा और सहिष्णुता जैसे मूल्य की प्रधानता दी गई है। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि शिक्षा को आध्यात्मिकता और आत्मबोध से जोड़ना चाहिए, ताकि बच्चा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक न सीमित रहे, बल्कि वो अपने जीवन के संपूर्ण कठिनाइयों को समझते हुए उसका हल ढूंढ सके और उसमें आत्मविश्वास और नेतृत्व करने की जो क्षमता है उसका भी विकास हो सके। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया जाता है, जिससे वे समाज में असंतोष, मानसिक तनाव और अनैतिक आचरण जो बढ़ता जा रहा है उसको कम किया जा सके। बच्चे अनुशासन में रहें, सेवा भाव हो और उनके अंदर आत्मसम्मान और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना जो है वो विकसित हो सके। दूसरा टॉपिक है हमारा रचनात्मकता और स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन देना। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं वो शिक्षा में स्वतंत्र चिंतन और रचनात्मकता को अत्यधिक महत्व दिया है। उन्होंने ये कहा है कि शिक्षा विद्यार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासा और रचनात्मकता को ये प्रोत्साहित करता है, ना कि उसे एकरूपता और बंधन में डाल दे। वर्तमान समय में जब हम बात करें कि शिक्षा प्रणाली जो है वो परीक्षा और अंक आधारित हो गई है, तो वहीं पे विद्यार्थियों की मौलिक सोच और नवाचार क्षमताएं जो हैं वो प्रभावित भी हो रही हैं। आज डिजिटल और तकनीकी क्रांति के इस युग में जहां सूचना और ज्ञान तक आसान हो गया है पहुंचना, वहीं पर शिक्षा को मात्र रट्टा मार प्रणाली आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें भी नवाचार होने चाहिए, नए विचार होने चाहिए, नई खोज होनी चाहिए, नए सोच को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। यदि टैगोर की शिक्षा प्रणाली हम देखें तो शिक्षा
जो विधि है उसमें प्रयोगात्मक होना चाहिए, सारी चीज़ें कला प्रधान होनी चाहिए, स्वाभाविक बनाया जाना चाहिए और बौद्धिक रूप से स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए उनको छोड़ा भी जाना चाहिए। आगे हम बात करेंगे स्वावलंबन और व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता होना। इसमें महात्मा गांधी जी ने नई तालीम शिक्षा दर्शन में कार्य आधारित शिक्षा पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा को व्यक्ति के जीवन और समाज के साथ में गहराई से जोड़ा जाना चाहिए। आज जब बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बन गई है, तब व्यावसायिक कौशल ही हमारे काम आ रहे हैं और इसी पे ज़्यादा जोर दिया भी जा रहा है। महात्मा गांधी जी का मानना ये भी था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थी को आत्मनिर्भर बनाए और नौकरी पाने पर निर्भर न रखे, उसमें नए नए कौशल सीखने के उसमें क्षमताएं हो और जो कि वो बाद में पारंगत होकर के अपना जीवन यापन उसके माध्यम से कर भी सके। यदि हमारी शिक्षा प्रणाली में गांधी जी की शिक्षा अवधारणा को अपनाया जाए तो विद्यार्थियों की जो तकनीकी और व्यावसायिक जो शिक्षा है उसको हम जोड़ सकते हैं और न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे बल्कि राष्ट्र के आर्थिक प्रगति में भी उनका योगदान देखा जाएगा। इसी तरीके से स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए और उनमें नए कौशल भी विकसित किए जाएं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शिक्षा में आध्यात्मिकता और मानसिक विकास। इसमें आपके अरबिंदो घोष जी हैं जो कि आध्यात्मिकता पर ज़्यादा जोर देते हैं। उनका ये मानना है कि शिक्षा बाहरी ज्ञान से नहीं, उसके अंदर जो आत्मबोध है, आंतरिक चेतना है, उसको भी जागृत करना है जिससे व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो सके। और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो जो युवा वर्ग है वो काफ़ी मानसिक तनाव में जीता है, वो डिप्रेशन का शिकार होता है। तो इन सभी से अगर छुटकारा पाना है तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने अंदर की चेतनाओं को भी जागृत करना होगा। यदि शिक्षा प्रणाली में अरबिंदो घोष के विचारों को अपनाया जाए तो विद्यार्थियों को आत्मबोध, ध्यान और योग की शिक्षा दी जानी चाहिए। उनके मानसिक संतुलन को, आत्मविश्वास को कहीं ना कहीं वृद्धि के रास्ते पर ले जाना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा और लास्ट टॉपिक है राष्ट्र निर्माण और शिक्षा। तो राष्ट्र निर्माण और शिक्षा में हमारे स्वामी विवेकानंद जी ज़्यादा जोर देते हैं। वो कहते हैं कि जो युवा वर्ग है इनको देश के हित के लिए अच्छे कार्य करना चाहिए और उसके लिए इनको क्या करना होगा, इनको आध्यात्मिकता के तरफ जाना होगा और इनके अंदर नैतिकता, चरित्र का निर्माण और उनके अंदर कह लीजिए कि सामाजिक सद्भाव, ये सभी उत्पन्न होने चाहिए, सभी का विकास होना चाहिए, तभी हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो सशक्त बन सकती है। आज की शिक्षा प्रणाली में देश प्रेम, समाज सेवा, राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक हो गया है। यदि शिक्षा में विवेकानंद और गांधी जी के विचारों को समाहित किया जाए तो इससे विद्यार्थियों को समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व की जो उनकी भावना होगी वो विकसित होगी भी और इससे वे बच्चे काफ़ी एक्टिव भी होंगे और सक्रिय रूप से सारी चीज़ों में भाग भी लेंगे। तो इसी के साथ में हमारा ये भी टॉपिक समाप्त होता है जहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले तो दर्शन शास्त्र के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने आदर्शवाद, मानवतावाद और प्रयोगवाद इन सभी के बारे में पढ़ा था। उसी से रिलेटेड हमारे जो दार्शनिक हैं जिसमें हमारे महात्मा गांधी जी आते हैं, अरबिंदो घोष आते हैं और हमारे इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, विवेकानंद जी हैं, ये सभी हमारे इसमें आते हैं और इन लोगों को हम लोगों ने इसमें पढ़ा और इनके बारे में जाना। अब आगे हम देखते हैं कि कोई टॉपिक छूट तो नहीं रहा हमसे। कौन सा टॉपिक? 2.2 हम लोगों ने पढ़ा है और इसमें हम लोगों ने गांधी, अरबिंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर और विवेकानंद के बारे में पढ़ा है। अभी हमारे ये जॉन डीवी इन सब के बारे में बचा हुआ है जो कि हम फिर से पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं टॉपिक फिर से देख लूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ाती हूँ। ये तो हम लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षाविदों के बारे में पढ़ा जिसमें आपके गांधी जी, अरबिंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद जी आते हैं। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविदों के बारे में जिसमें आपके जॉन डीवी, लॉक, पियाजे और रूसो मारिया मॉन्टेसरी जी आती हैं। तो हम अब इनको भी इसी वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि अगर हम
दूसरा वीडियो बनाते हैं तो फिर आपको समझने में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। तो एक साथ हम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविदों को भी जान लेते हैं। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविदों, जिसमें जॉन डेवी, जॉन लॉक, पियाजे, रूसो और मारिया मॉन्टेसरी जी हैं। इनका दार्शनिक विस्तार का वर्णन करना है। तो आप जानते ही हैं कि इसको दो भागों में भी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें आपके गांधी जी, अरबिंदो जी, स्वामी विवेकानंद जी और टैगोर जी, ये आपके चार जो शैक्षिक दर्शन शास्त्री हैं वो आपके राष्ट्रीय में आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय में आपके जॉन डेवी, जॉन लॉक, पियाजे और रूसो, मारिया मॉन्टेसरी, ये सभी आपके इसमें आएंगे। तो इनको अलग से भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों पूछा जा सकता है, या फिर राष्ट्रीय केवल पूछा जा सकता है, या फिर केवल अंतर्राष्ट्रीय पूछा जा सकता है। तो आप इससे घबराएंगे नहीं, इस क्वेश्चन को फिर देख भी सकते हैं कि ऐसे भी इसको पूछा जा सकता है। या शिक्षा के क्षेत्र में जॉन डेवी, जॉन लॉक, पियाजे, रूसो और मारिया मॉन्टेसरी के योगदान का उल्लेख कीजिए। या आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षाविदों के विचारों के प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार से भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए अब हम फिर से बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा विदों की, जिसमें केवल इन लोगों का क्या कहना था कि शिक्षा केवल ज्ञान के संचरण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के, संस्कृति और व्यक्ति के समग्र विकास का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाना चाहिए। क्योंकि विभिन्न शिक्षाविदों ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट दृष्टि प्रस्तुत की है, जिससे शैक्षिक सिद्धांतों और पद्धतियों का विकास हुआ है। इसमें आपके जॉन डेवी, जॉन लॉक, पियाजे और जीन जैक्स रूसो और मारिया मॉन्टेसरी जैसे जो महान शिक्षा शास्त्री हैं, उनके जो विचार हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं। इन शिक्षाविदों ने इन शिक्षाविदों के जो विचार हैं वो शिक्षा को एक नए दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, प्रेरणा प्रदान करते हैं। केवल एक सैद्धांतिक प्रक्रिया के बजाय एक व्यवहारिक, बाल केंद्रित और अनुभवात्मक प्रक्रिया में परिवर्तन भी लाते हैं। प्रत्येक शिक्षाविद का अलग अलग अपना दृष्टिकोण होता है, अलग अलग उनका योगदान रहा है, और जिसने शिक्षा को अधिक प्रभावी भी बनाया है। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविदों के शैक्षिक दर्शन की, जिसमें सबसे पहला नाम आपका आता है जॉन डेवी के शैक्षिक दर्शन की। इनका जो कार्यकाल था वो 1859 से 1952 था, और ये अमेरिकी शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक के रूप में जिन्हें जाना जाता है। जॉन डेवी ने शिक्षा को एक सतत प्रक्रिया माना, और अनुभव और प्रयोग के आधार पर इस शिक्षा को ग्रहण करना उनका विश्वास था। शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं होती है, बल्कि बच्चों के अनुभव और उनके परिवेश में या समाज से जुड़ी होनी चाहिए, जिसमें वे सीख करके, लर्निंग बाय डूइंग करके वो सीखें, और उनमें व्यवहारिक गतिविधियाँ हो, उसके माध्यम से भी वो शिक्षा ग्रहण करें। जॉन डेवी का ये भी कहना था कि लोकतांत्रिक समाज का इसे आधार माना जाना चाहिए, जिस पे बच्चों को तैयार करना चाहिए आलोचनात्मक सोच के लिए और समस्या समाधान के लिए। इनका ये भी मानना था कि पारंपरिक जो शिक्षा प्रणाली है उसमें केवल रटने, अनुशासन पर बल दिया जाता है, लेकिन बच्चों की जो रचनात्मकता है वो इससे काफ़ी बाधित होती है। उन्होंने प्रयोगात्मक शिक्षा, एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन के बारे में संकल्पना अपनी प्रस्तुत की, जिसमें बच्चों को वास्तविक जीवन से जुड़े अनुभव भी दिए जा रहे थे, जिससे वे चीज़ों को समझ करके सीखते हैं। और उनका मानना ये था कि शिक्षा केवल ज्ञान का संचरण करना नहीं है, बल्कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है, रचनात्मक बनाना है, सामाजिक रूप से जागरूक नागरिक बनाने का ये साधन हो सकता है। जॉन डेवी का ये भी कहना था कि ऐसी शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षक की भूमिका होती है वो एक मार्गदर्शक के रूप में होती है, जो बच्चों को उनके अनुभव और उनकी जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है बार बार किसी चीज़ के बारे में, तो उसको शांत करने की होती है, और उसी के माध्यम से उन बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा दार्शनिक का नाम जॉन लॉक का शैक्षिक दर्शन।
इनका जो कार्यकाल था वो 1632 से लेकर के 1704 ईस्वी तक रहा। ये एक अंग्रेजी दार्शनिक थे जो कि अनुभववाद पर बल देते थे। इन्होंने ये कहा कि जो इनका ग्रंथ है ये एक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक पक्ष पर अपना योगदान दिए। इनका ये कहना था कि जो शिक्षा है वो उद्देश्यों, विधियों और बच्चों के विकास को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ था सम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन। उनका ये भी मानना था कि बच्चे जन्मजात विचारों के साथ में पैदा भी होते हैं। नहीं, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया। बच्चे जन्मजात विचारों के साथ पैदा नहीं होते हैं, बल्कि उनका जो मस्तिष्क होता है एक कोरा कागज होता है जिस पे हम जो चीज़ें चाहें वो लिख पढ़ सकते हैं। यानी कि उन्हें जो भी बच्चा जन्म लेता है वो किसी चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं रखता है। उसको धीरे धीरे हम डेवलप के रास्ते पे ले जाते हैं। वहाँ पे हम क्या करते हैं, बच्चे को जिस तरफ मोड़ना चाहें उस तरफ हम मोड़ सकते हैं। चाहे बच्चे को हम एजुकेशन दे करके अच्छे रास्ते पे ले जा सकते हैं, और चाहे वहीं पे हम उस बच्चे को भ्रष्टाचार सिखा सकते हैं, या कह लीजिए कि उसको डाकू भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से उसके अंदर अगर हम शिक्षा की नींव रखते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि वो बच्चा एक कोरा कागज है और उसको हम शिक्षा की नींव के माध्यम से आगे विकसित कर सकते हैं। और बच्चा कैसे विकसित होगा? अनुभव शिक्षा के माध्यम से। लॉक ने ये भी कहा है कि नैतिक और व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। उनका मानना है कि बच्चों को अनुशासन में रहना या नैतिक मूल्य के साथ में उनको शिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे वे समाज में अच्छे नागरिक बन सकें। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे को शिक्षा उनके व्यक्तिगत अनुभवों पर ही आधारित करके देना चाहिए, और अनावश्यक दंड दे करके शिक्षित करने के बजाय अगर आप उनको प्यार से समझाएंगे तो वो बच्चे जल्दी समझ जाएंगे और उसमें इंटरेस्ट भी रखेंगे सारी चीज़ें सीखने में भी। शिक्षक की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शिक्षक ही जो होता है वो बच्चों को सही मार्गदर्शन देता है और उसे एक सुशिक्षित नागरिक बनाता है। अब हम बात करेंगे पियाजे साहब की, जो कि इनका कार्यकाल है 1896 से 1980 तक। ये स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे और वहीं एक मनोचिकित्सक भी थे। ये इसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक भी थे, जिन्होंने संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने ये बताया कि बच्चों का जो बौद्धिक विकास होता है वो क्रमबद्ध प्रक्रिया में होता है, स्टेप बाय स्टेप। और उसके बाद संज्ञानात्मक सिद्धांत इन्होंने ही दिया, जिसमें इन्होंने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया। इनके 4 प्रमुख चरण हैं। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था थी जिसको हम कॉग्निटिव सेंसरी स्टेज बोलते हैं, तो इसको संवेदी गामक अवस्था भी बोलते हैं। इसमें जो बच्चे की उम्र होती है वो 0 से 2 वर्ष की होती है। इसमें बच्चा कोई भी चीज़ पकड़ना और जीभ से चाटना, या कह लीजिए कि सेंस के माध्यम से सारी चीज़ें सीखता है। इंद्रियों के माध्यम से सीखने पे वो डिपेंड होता है बच्चा। 0 से 2 वर्ष का बच्चा क्या कर लेगा, आप जानते ही हैं। वो इंद्रियों के माध्यम से, शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से, टच के माध्यम से वो सीखता है। दूसरी इनकी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष की है। और इसमें जो बच्चा है वो प्रतीकात्मक खेल खेलता है, उसमें कुछ सोच डेवलप होने लगते हैं और कुछ भाषा डेवलप भी होता है, और प्रतीकों के माध्यम से उनको सिखाया जाता है। तीसरी स्टेज थी इनकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष की होती है। और 7 से 11 वर्ष यानी कि ये अपने बाल्यावस्था में होते हैं। यहाँ पर बच्चे समस्या समाधान कर लेते हैं। इनमें ऐसी क्षमता विकसित होने लगती है, इनमें काफ़ी ज्ञान आ जाता है। ये आकार, भार, रंग, रूप इन सब में डिवाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट इनका चौथा पार्ट था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11+ होता है।
इसमें बच्चे जटिल से जटिल समस्याओं को हल कर ले जाते हैं। पियाजे का मानना ये था कि शिक्षकों को बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं को समझकर शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा को बच्चों के विकास के चरणों के अनुसार ही ढालना चाहिए, जिससे वे अपनी समझ विकसित कर सकें और ज्ञान अर्जित कर सकें। उनकी शिक्षा पद्धति जो थी वो चाइल्ड सेंट्रेड थी और इसमें बच्चे को अन्वेषण और खोज के माध्यम से सीखने के अवसर भी दिए जाते थे। अब हम बात करेंगे जीन जैक्स रूसो, इनका शैक्षिक दर्शन क्या था। तो जीन जैक्स रूसो जो थे, इनका जो कार्यकाल था वो 1712 से लेकर के 1778, फ्रांसीसी दार्शनिक थे ये उस समय के, जिन्होंने प्राकृतिक शिक्षा नेचुरल एजुकेशन पर इन्होंने अपना विचार रखा। इन्होंने ये बताया कि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की आलोचना की जाए और कहा कि बच्चों को प्रकृति के अनुसार सीखने पर जोर दिया जाना चाहिए, ना कि जो समाज है जो कृत्रिम नियमों का पालन करता है उसके अनुसार सिखाया जाए। उनकी प्रमुख रचना एमिल और आन एजुकेशन में उन्होंने शिक्षा के आदर्श स्वरूप का वर्णन कर रखा है। रूसो का ये भी मानना था कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बच्चों के स्वाभाविक विकास को प्रोत्साहित करना होना चाहिए। उन्होंने इस विचार को प्रतिपादित किया कि बच्चे जन्म से ही अच्छे होते हैं और समाज उन्हें भ्रष्ट कर देता है। इसलिए शिक्षा को इस तरह डिजाइन किया जाना चाहिए कि बच्चों की जो प्राकृतिक प्रवृत्तियां हैं उसको हम सुरक्षित रख सकें और उसी के आधार पर उन्हें नैतिक और बौद्धिकता के अनुसार उनको शिक्षा ग्रहण करने में प्रोत्साहित करें। रूसो ने पारंपरिक शिक्षा में दी जाने वाली सख्ती और अनुशासन की भी आलोचना की है। उन्होंने ये कहा है कि बच्चों को जबरदस्ती शिक्षा ना दें, बल्कि अगर उनकी जिज्ञासा है और उनका स्वभाव है सीखने का, उसमें आप बढ़ावा दीजिए। उन्होंने माना है कि शिक्षक को केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार सीखने देना चाहिए। अब हम बात करेंगे मारिया मॉन्टेसरी की। मारिया मॉन्टेसरी, इनका काल था 1870 से लेकर के 1952। इटालियन चिकित्सक और शिक्षाविद थी ये और बाल केंद्रित शिक्षा इन्होंने प्रस्तुत किया। इसमें इन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र और स्वाभाविक प्रक्रिया के अनुसार बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मारिया मॉन्टेसरी जो पद्धति है इसमें शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव भी लाया है। मारिया मॉन्टेसरी जी बच्चों के विकास के लिए एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक पद्धति प्रस्तुत की, जिसमें बच्चों को उनके वातावरण में ही स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर दिया जाता है। उनका मानना था कि बच्चों में जन्मजात जिज्ञासा होती है, वे अपने परिवेश में ही सीखते हैं और विशेष शिक्षण सामग्री के द्वारा उनको शिक्षित किया जाना चाहिए। मारिया मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षक का कार्य बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन देना होता है, ना कि उन पर शिक्षा को थोप देना होता है, बल्कि इस पद्धति में बच्चों को स्वतंत्रता दी जाती है कि वे आत्म अनुशासन में रह करके आत्मनिर्णय विकसित कर सकें। तो ये चारों शिक्षाविदों के हम लोगों ने शैक्षिक दृष्टिकोण देखे, जिसमें हरलाक, रूसो और मारिया मॉन्टेसरी, ये जॉन लॉक, जो सभी आपके शामिल थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थे, ये शैक्षिक शिक्षण विधि इनकी थी। अब हम बात करेंगे आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर शिक्षाविदों के विचार का प्रभाव क्या होना चाहिए। तो इन शिक्षाविदों के विचारों का आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर एक व्यापक प्रभाव पड़ा। आज की शिक्षा प्रणाली में प्रगतिशील शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षण और संज्ञानात्मक विकास, अनुभव आधारित शिक्षा और नैतिक शिक्षा जैसे तत्व इसमें शामिल किए गए, जो जॉन डीवी, पियाजे, रूसो, मारिया मॉन्टेसरी और लॉक के विचारों से काफ़ी प्रेरित थे। आज की शिक्षा प्रणाली में अगर हम बात करते हैं तो व्यवहारिक गतिविधियाँ, समूह शिक्षण, अनुभवात्मक शिक्षा और परियोजना आधारित शिक्षण आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाले तत्व माने जा रहे हैं। और जॉन डीवी ने लर्निंग बाय डूइंग की अवधारणा प्रस्तुत की, जो कि काफ़ी आप लोग जानते हैं कि लाभप्रद है बच्चों के लिए। और पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण के माध्यम से भी बच्चों को सिखाया जाने लगा। मारिया मॉन्टेसरी की जो पद्धति है वो आज भी काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी विद्यालयों में इसको अपनाई भी जा रही है। रूसो के शिक्षा
जो है वो जो कि है प्राकृतिक शिक्षा, इन सिद्धांतों को अपना करके आज बच्चों को खुली और स्वतंत्र शिक्षा दी जा रही है, जहां उन्हें अपनी रुचि के अनुसार, क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर दिया जा रहा है। वहीं लॉक की बात करें तो उन्होंने नैतिक अनुभववादी दृष्टिकोण अपनाए हैं, जो कि बच्चों में नैतिक और सामाजिक विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। अब हम बात करेंगे शिक्षा और समाज पर शिक्षाविदों की दृष्टि। इन शिक्षाविदों के जो विचार हैं वो केवल शिक्षा तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि शिक्षा को समाज के व्यापक जो परिक्षेत्र हैं उन सभी में देखा जाने लगा। शिक्षा का समाज से गहरा संबंध होता है और यह समाज के विकास में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका भी निभाती है। जॉन डीवी ने शिक्षा को लोकतांत्रिक समाज के निर्माण का एक महत्वपूर्ण आधार माना। उनका मानना ये था कि शिक्षा जो है, अगर इसको समाज को बेहतर बनाना है इसके माध्यम से, तो इसे सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना होगा। उन्होंने शिक्षा को एक सतत प्रक्रिया बताया जो समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल को ये बढ़ावा देती है। अब हम बात करेंगे जॉन लॉक क्या कहते हैं। जॉन लॉक कहते हैं कि जो नैतिक मूल्य है, अगर हम इसके माध्यम से बच्चों के अंदर नैतिकता विकसित करते हैं, अनुशासन उनके अंदर विकसित करते हैं, तो इससे क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं और अच्छे नागरिक भी बनते हैं और समाज का भी उत्थान करते हैं। और पियाजे के माध्यम से अगर हम बात करें तो पियाजे कहते हैं कि बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं वो स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, अपनी अवस्थाओं के अनुसार सीखते हैं। जो भी स्टेजेज होती हैं, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से प्लस, तो ये सभी बच्चे इन स्टेजों में अलग अलग तरीके से सीखते हैं और अपनी क्षमताओं का उपयोग करके अपनी क्षमता के अनुसार जितना चीज़ें सीखना है उतनी चीज़ों में वो अपना योगदान सकारात्मक तरीके से देते भी हैं। वहीं रूसो की अगर हम बात करें तो रूसो जी क्या कहते हैं कि जो समाज है वो कृत्रिम नियम बनाता है और हमें बच्चों को कृत्रिम नियम के अनुसार नहीं समझाना है, नहीं बताना है, नहीं सिखाना है। हमें जो कुछ भी सिखाना है बच्चों को वो हमें प्रकृति से जोड़ करके सिखाना है। तो ये प्रकृति पर ज़्यादा निर्भर होते हैं। और मारिया मांटेसरी जी हैं, वो बच्चों को समाज में आत्मनिर्भर व्यक्तिगत विकास का साधन मानती हैं और साथ ही उनको स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको थोड़ा सा कह लीजिए कि स्वतंत्र भी छोड़ती है, जिससे बच्चे स्वयं सीखें, स्वयं जाने सारी चीज़ें। आगे हम बात करेंगे शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार पर शिक्षाविदों का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। तो मनोविज्ञान शिक्षा का एक महत्वपूर्ण आधार माना गया है। इसमें जो भी शिक्षाविद हैं वो अपने समय में शिक्षा को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप विकसित करने पर जोर दिए, जिसमें जॉन डीवी ने शिक्षा को बच्चों के अनुभव से जोड़ा और बताया कि प्रत्येक जो बच्चा है वो अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ही सीखता है। और मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से उन्होंने अध्ययन में पाया कि और उसको प्रमाणित भी किया कि बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में उनके अनुभव और रुचियों का योगदान होता है। जॉन लॉक का टैबुला रासा सिद्धांत जो है, इसमें इन्होंने एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके अनुसार प्रत्येक बच्चा जन्म के समय एक खाली स्लेट होता है, यानी कि कोरा कागज होता है, और संपूर्ण व्यक्तित्व जो होता है वो ज्ञान और अनुभव से उसमें निर्मित होता है और उसी के माध्यम से बाद में वो सीखता है और वो आत्मनिर्भर बनता है और उसमें नैतिकता और बुद्धिमत्ता आती है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया, जिसमें अलग अलग आयु में बच्चे अलग अलग तरीके से सोचते और सीखते हैं। वहीं पे मारिया मांटेसरी जी जो कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से छोड़ती हैं और बच्चे स्वतंत्र होकर अपने उस प्रकृति में सीखते हैं। रूसो कहते हैं कि हमें सामाजिक बंधन तोड़ करके सामाजिक जो नियम है, वो जो सख्त नियम है, उन सभी बाधाओं को तोड़ करके हमें बच्चों को प्रकृति के साथ में सिखाना चाहिए। तो ये हमारा जो यूनिट है यहीं पे समाप्त होता है। अब आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन आप भी जानते हैं टॉपिक बहुत ज़्यादा था, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षाविद के बारे में पढ़ा है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविदों के बारे में पढ़ा है, और आपके ये 8 लोग थे जिनको हम लोगों ने कवर किया है।
जिसमें आपके गांधी जी, अरविंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर और विवेकानंद जी जो हैं वो आपके राष्ट्रीय के अंतर्गत आते हैं, शैक्षिक दर्शन यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक दर्शन के अंतर्गत। और वहीं पे आपके जॉन डीवी, लॉक और पियाजे, रूसो, मारिया मॉन्टेसरी ये आपके अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक दार्शनिक के रूप में आते हैं। तो आप लोगों को अलग अलग तरीके से दोनों चीज़ें बताई गई, कैसे प्रश्न बनता है, कैसे उसके उत्तर लिखने हैं, साथ ही एग्ज़ाम में कैसे तैयारी करके आपको जाना है, ये चीज़ें आपको इस वीडियोज में बताई गई हैं। यदि आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और वीडियोज लंबी है, ये थोड़ी सी लंबी है, बाकी आपको आधे घंटे की वीडियो दी जा रही है जिसमें आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। आधा घंटा तो अपने लिए निकाल ही सकते हैं आप लोग। यदि ये भी समय नहीं है तो फिर आप एग्ज़ाम टाइम पे शायद इतनी चीज़ें सीख नहीं सकते हैं जितनी अभी से अगर प्रयास करेंगे 1 घंटा पढ़ने का, तो आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो एंजॉय करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। बाकी जो भी टॉपिक समझ में ना आए उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखते भी रहें। बाय बाय, टेक केयर। यदि आपने अभी तक वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि इसका पूरा PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें उपलब्ध मिलेंगी। धन्यवाद।